हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आरती क्लासेस 4169 में। कुछ फिजिक्स के आंकिक प्रश्न हो गए थे, न्यूमेरिकल, और कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे आज करवा के फिर आगे अगला टॉपिक देखते हैं। क्या है अगला टॉपिक? तो ये क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है हमारा। देखिए, थोड़ा सा इसका आरेख बनाना अगर चाहेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, इसको देखिए। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। यहाँ यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है ऐसे। इस वस्तु से अगर कोई किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी, तो ये ऐसे निकल जाएगी। इसको पीछे की तरफ अगर बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे आके मिलती है। दूसरी किरण जाती है वक्रता केंद्र से सीधे, वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र मान, ये जाती है ऐसे रिटर्न आ जाती है। अब ये वक्रता केंद्र हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु हो गया ए बी, ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। हमको दिया है कि ये वस्तु की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर और फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या बात समझे आप? कुछ समझ में आया आपको? हमने कहा था उत्तल दर्पण में अनंत के अतिरिक्त वस्तु कहीं पर भी होगी उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। तो जाहिर सी बात है, देख लीजिए, ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। जब ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है और पूछ रहा है फोकस कहाँ है, तो अगर इनके बीच में 10 सेंटीमीटर है तो फोकस 10 से ज्यादा होगा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु है और वो 10 सेंटीमीटर दूर है तो हर हाल में फोकस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, पहला। दूसरा, जो आंसर आएगा फोकस का वो प्लस में आएगा, क्योंकि आपके जो दर्पण रखा है उसके दाहिने दूरी नाप रहे हैं हम। तो दो चीजें समझ में आ गई कि फोकस जो आएगा प्लस में आएगा और उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में आता भी है, और वस्तु जो रखी हुई है वो माइनस में है। यहाँ u का मान हम माइनस में लिखेंगे, u बराबर -30 सेंटीमीटर। यहाँ प्रतिबिंब है तो v बराबर लिखेंगे माइनस नहीं प्लस लिखेंगे, क्योंकि इस साइड में क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर प्लस में, और जो फोकस दूरी आएगी वो भी प्लस में आएगी। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। ये हमारा आरेख हो गया। ये u का मान है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, ये तो सूत्र हो गया। अब हमारा मान जो है उसको रख दीजिए, 1/f बराबर 1/v मतलब 10 और प्लस 1/-30। तो एलसीएम हो जाएगा 30 और 10 किया 30, और ये माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 में से 1 घटेगा 2/30, 2 1 कम 2, और ये आ जाएगा 1/15। 1/f का मान 1/15, इसको उलट देंगे, अगर f का मान निकालना है तो आ जाएगा 15/1, मतलब f का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में है, जो मैंने आपको बताया था कि मान f का प्लस में है, और दूसरा 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मतलब इनके बीच में 10 आया तो फोकस दूरी कितना आ रहा है? 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा पाएंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, प्लस की माइनस, और कैसे आने वाला है। इसको देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। रब कर दे इसको। तो इस दर्पण पर जितने क्वेश्चन संभव हैं करवा दिए हैं, और इतना ही आएगा आप में। और देख लीजिए आगे जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अपवर्तन।
अपवर्तन, ये टॉपिक है अपवर्तन, इसको देख लीजिए। अपवर्तन अगला टॉपिक है। किसका अपवर्तन? आगे लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का, देखिए अपवर्तन क्या, परावर्तन तो हम बता दिए थे। परावर्तन में जब परावर्तन पढ़ा रहे थे उसमें लिखे थे, आपको समझाए थे कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार तल पर पड़ता है तो फिर उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन, अपवर्तन में दो माध्यम होने चाहिए। प्रकाश एक माध्यम से आएगा, दूसरे माध्यम में जाएगा, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से हटेगा, अपने मार्ग से विचलित होगा, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है और वो अपने मार्ग से हट रहा है। हम जानते हैं कि एक रंग के प्रकाश के लिए एक रंग का प्रकाश हो और एक माध्यम हो तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक रंग का प्रकाश और एक माध्यम तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब वह अलग माध्यम उसको बांट दिया जाए, किसी पृथक्कारी पृष्ठ से हम माध्यम को बदल दें, माध्यम दो हो जाए, एक माध्यम में आया दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो जैसे ही दूसरे माध्यम में जा रहा है वैसे ही वो अपने मार्ग से थोड़ा सा हटेगा, या तो वह एक अभिलंब बनाए, पृथक्कारी पृष्ठ पर एक अभिलंब बनाए तो या तो अभिलंब की तरफ झुकेगा या अभिलंब की दूर जाएगा लंब से। तो ये घटना होती है। कैसे होती है देखिए जरा उसको। जैसे यह मान लीजिए हमारा पृथक्कारी पृष्ठ हो गया, यह पृथक्कारी पृष्ठ हो गया। प्रकाश यहां से आ रहा है एक सीधी रेखा में, और मान लीजिए यह माध्यम है विरल, विरल माध्यम, माध्यम एक है। अब यह प्रकाश सीधी रेखा में, इस माध्यम में सीधी रेखा में आया। अब इस बिंदु से पृथक्कारी पृष्ठ के बिंदु, इसको मानेंगे पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ मतलब होता है जो दो माध्यमों को अलग करे, ऐसा पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग कर दे। तो यहां पर एक अभिलंब डालें अगर हम, अभिलंब। अब प्रकाश विरल माध्यम में है, नीचे वाला माध्यम मान लेते हैं कि सघन है, सघन माध्यम है। सघन विरल समझते हैं। जैसे वायु, वायु क्या है, गैसीय अवस्था में है तो वो विरल हो गया, किसके अपेक्षाकृत, जल के अपेक्षाकृत, कांच के अपेक्षाकृत। तो वायु विरल माध्यम हो गया किसके अपेक्षाकृत, जल के या कांच के। या जल, जल अगर विरल है तो उसके अपेक्षाकृत कांच क्या है, सघन हो गया। इस तरीके से सघन और विरल देखते हैं। अब अगर विरल से सघन माध्यम में जा रहा है प्रकाश, इसको जाना चाहिए इस तरीके से, ऐसे निकल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्रकाश ऐसे झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है। तो यहां से तक तो ठीक आया, वो यहां तक सीधी रेखा में आया, फिर झुका, फिर यहां सीधी रेखा में निकल गया। तो अब इस जो किरण आ रही है, इस किरण को हम कहते हैं, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और इस किरण को कहते हैं, ये सीधी रेखा में जा रहा है, अगर जाता तो ऐसे जाता है, इसको हटा दे रहे हैं। और ये किरण जो होगी इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये जो हमारा सीधे बनाए हैं इसको कहते हैं अभिलंब, अभिलंब, ये है अभिलंब। इसको मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, इसको मान लो N1 हो गया, ये N2 हो गया। अब देखिए अभिलंब के साथ जो कोण बनता है आपतित किरण का, ये वाला, इसको कहते हैं आपतन कोण। और जो ये कोण बनता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। तो I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण। दूसरी कंडीशन लेते हैं,
दूसरी कंडीशन में देखिए, ये पृथककारी पृष्ठ हो गया, ये हमारा हो गया पृथककारी पृष्ठ, और एक किरण कोई आई, ऐसी किरण आ रही है, यहां से बीच से अभिलंब बनाए, बीच से अभिलंब बनाए, ऐसे अभिलंब। अब मान लीजिए ये जो माध्यम है ये है सघन, सघन 1 नंबर, और ये माध्यम है विरल 2 नंबर, उसका उल्टा। ये प्रकाश की किरण आई ऐसे, सघन से विरल आ रही है, जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन ये हट जाती है, थोड़ा सा दूर हटती है, ऐसे ऐसे निकल जाती है। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गई अपवर्तित किरण, आपतित किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण। और ये हमारा कोण हो गया आई, आपतन कोण, और ये आर हो गया अपवर्तन कोण। तो ये हमारा हो गया, देखिए 2 चीजें बनाए हैं। ये जो बीच वाला लाइन है इसको कहेंगे, ये हमारा क्या है, अभिलंब, अभिलंब। ये ए हो गया, ये बी, ये पॉइंट सी, इसको मान लें N1, इसको मान लें N2। देख लीजिए, इसको दोनों समझा रहे हैं। जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन का कारण होता है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। अगर प्रकाश निर्वात या वायु में चल रहा है तो उसकी चाल अलग होगी, तेज होगी, क्योंकि वायु या गैस के जो मॉलिक्यूल्स, जो अणु होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो प्रकाश उसमें अच्छे से चल पाता है। और जब वह थोड़ा सघन माध्यम में जल में आएगा तो जल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वायु की अपेक्षा सघन होते हैं, तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ कम हो जाएगी। और जब कांच में आएगा तो उसमें और कम हो जाएगी, क्योंकि वो ठोस होता है, उसमें प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स और पास पास होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह उसकी चाल बदल जाती है। जब उसकी चाल बदल जाती है तब वह अपने मार्ग से हट जाता है, और इसी हटना, इसी विचलन को हम अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और यहाँ पे देखिए, जो कोण आई होता है, जो कोण आई है, कोण आई यह बड़ा होता है कोण आर के इस कंडीशन में। और जब कोई प्रकाश सघन से विरल माध्यम से में आता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, और यह अभिलंब से दूर हटना ये भी अपवर्तन की घटना है। और यहाँ पे कोण आई जो होता है वह कोण आर से छोटा होता है। तो इस कंडीशन में कोण आई आर से बड़ा होता है, उस कंडीशन में कोण आई आर से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इस माध्यम में ज्यादा होती है, इस माध्यम में कम। और यहाँ पर इस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो ये हटता क्यों है अपने मार्ग से? ये तो आपके सिलेबस में 10वीं में नहीं है, 12वीं में है। ये 11वीं में प्रकाश चैप्टर है ही नहीं, फिर वो 12वीं में है कि वो हटता क्यों, उसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। जब 12 की फिजिक्स पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि क्यों हटता क्यों है। लेकिन अभी तक आप इतना समझिए, ये हट जाता है। कहाँ हटता है? जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश आता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है, और जब सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इस कंडीशन में आई जो होता है वो आर से बड़ा होता है। अब आपतन कोण, आई क्या है? आई है आपतन कोण, आपतन कोण। और यह आर क्या है? अपवर्तन कोण। इस कंडीशन में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। और यहाँ कंडीशन क्या है? आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। यह है अपवर्तन कोण। तो क्या हो गया?
अपवर्तन क्या होगा? अपवर्तन कहेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से हट जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण होता है कि प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना, यह अपवर्तन का कारण होता है। और यह कंडीशन होती है दो। इसे लिखने के बाद आप अपवर्तन के नियम लिखिएगा, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अपवर्तन का नियम, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के तल में ये तीनों हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु बी पर ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। वही चीज यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या, ये सेकंड नियम जो है, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, साइन और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब आर। यह होता है नियतांक, यह होता है नियतांक। तो यह हमारा दूसरा नियम है। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर नियतांक होता है। और इसी नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक हम आपको कल बताएंगे। तो ये चीज होती है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। कहीं कहीं इसको टोटल को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। और इस नियतांक को एन से भी दिखाते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, एन टू वन या एन वन टू ऐसे भी दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया साइन आई बटे साइन आर दूसरा नियम। दोनों नियम समझ गए। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, लिख दिए हैं, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, जहां ये आपतित किरण आके पड़ती है ना पृथककारी पृष्ठ पे, वो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब इसे ज्या लिखते हैं, साइन को हिंदी में, साइन को हिंदी में ज्या लिखते हैं, ज्या। और शॉर्ट फॉर्म में ई हटा देते हैं तो हम साइन लिखते हैं, बस ऐसे। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियत होता है। नियतांक लिखें या इसको एन लिखते हैं या एन टू वन लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया नियतांक। और इसी नियतांक को कहते हैं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक क्या होता है इसको कल हम बताएंगे। अपवर्तनांक, फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, उसके बाद फिर लेंस पढ़ाया जाएगा। तो दोनों आप नियम लिख लीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, जो भी आप बोल सकते हैं। इसी को अपवर्तनांक कहते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक एक संख्या है। अपवर्तनांक के बारे में कल आपको बताएंगे। तो यह चीज आप देख लीजिएगा। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो दोहरा लीजिएगा, तिहरा लीजिएगा, मतलब जितना भी समझ में आए 10 बार उसको देखिएगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा तो बार बार देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो यहीं बंद करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो आज का, कमेंट में बताइएगा। और आप इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बढ़ाइए सब्सक्राइबर। अपने जो भी आसपास हों उनसे कहिए सब्सक्राइब करें और जितने भी हो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। तो आज की वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद।